Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. सो हमने पढ़ा था कि जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर लोग रूल करते हैं, लोगों का शासन होता है. सी डेमोक्रेसी जो वर्ड है हमारा, ये एक लैटिन फ्रेज है, एक लैटिन टर्म है जिसमें डेमो शब्द का अर्थ ही होता है पीपल. ओके, क्रेसी का मतलब होता है रूल. तो डेमोक्रेसी मिलके पीपल रूल का इजाद करता है, यानी कि पावर टू द पीपल, लोगों के पास पूरी पावर लाई करती है. इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है. इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाती है. India's democracy, this achievement is the result of a long and eventful struggle of the Indian people. जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेसी है और ये अचीवमेंट हमने कैसे पाई है? थ्रू अ वेरी लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल. और वो स्ट्रगल को हम क्या कहते हैं? फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं. एंड लास्टली ऑन 15th August 1947 हमें क्या मिला? हमारी ये गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मिली, जो कि हमारी खुद की गवर्नमेंट थी. इससे पहले हमारे पर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे. जो वहां की क्वीन थी, शी वाज रूलिंग ऑन अस. बट जब ये स्ट्रगल हुई फ्रीडम के लिए, उसके बाद हमें जब 15th अगस्त को आजादी मिल गई तो हमें डेमोक्रेसी का निर्माण किया और अभी तक वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल करती है और हमारे अंदर पावर है. हम क्या है? इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के वो लोग हैं, वो हिस्से हैं जो कि इसे पावर दे रहे हैं. So the basic idea is that people rule themselves by participating in making these rules. तो बेसिक आइडिया क्या है कि लोग पार्टिसिपेट करें रूल मेकिंग के अंदर. वो होता कैसे है? डेमोक्रेटिक governments in our times are usually referred as representative democracies. The representative meet and make decision for the entire population. तो ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जो ये पावर टू पीपल है वो ऐसे आता है कि हम पहले इलेक्शन करते हैं. इलेक्शन के अंदर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स मिलते हैं आपस में और हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं, पूरे पॉपुलेशन के लिए डिसीजंस लेते हैं. ठीक है. सो इस तरीके की जो गवर्नमेंट है उन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के नाम से भी जानते हैं. सो दिस इज यूजुअली रेफर्ड एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. नेक्स्ट देखिए, it is type of democracy in which people do not participate directly but instead choose their representative through an election process. और इस तरीके की डेमोक्रेसी में लोग खुद ही जाके रूल नहीं बनाते हैं. वो क्या करते हैं? अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन के थ्रू चूज करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए रूल बनाते हैं. अगर उन्होंने हमारे लिए काम नहीं किया तो हम क्या करेंगे? अगली बार इलेक्शंस में उन्हें हटा के फिर कोई नया रिप्रेजेंटेटिव लाएंगे जो हमारे लिए काम करेगा. अगर वो भी नहीं करेगा तो फिर नया लेके आएंगे. एंड इस तरीके से जो पावर है वो लोगों के अंदर वेस्टेड होती है, लोगों के पास होती है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वी हैव वोटिंग राइट्स. सो बिफोर मैंने क्या कहा था कि हमारी गवर्नमेंट 1947 में क्या बनी थी? इंडिपेंडेंट हुई थी और डेमोक्रेटिक बनी थी. बट इससे पहले क्या हो रहा था? सो इससे पहले जो इंडिया थी उसके अंदर बहुत कुछ लोगों को ही वोटिंग राइट्स थे. किनके पास वोटिंग राइट्स थे? जो एजुकेटेड थे, जो जिनके पास मनी था, वही लोगों के पास वोटिंग राइट्स थी. फिर हमारे गांधी जी ने क्या बोला कि ये तो भाई गलत है, विमेन्स को भी वोटिंग राइट देनी चाहिए. वो लोग जिनके पास दिमाग है, जो कि जानते हैं कि आखिर देश के लिए क्या सही है क्या गलत है, उनके पास भी वोटिंग राइट्स होने चाहिए. आखिर वो भी तो अपना जो पेट है, अपना जो रोजी रोटी है वो मेहनत करके कमा रहे हैं और वोट नहीं देकर लोग वोट देते हैं और क्या करते हैं? अपने गवर्नमेंट चूज करते हैं. सो उन लोगों को भी वोट देने का उतना ही अधिकार है. और तो और ये लोग क्या है? ये लोग सिर्फ पुअर है और इलिटरेट है. इसी की वजह से ये क्या अपराध है जिसकी वजह से तुम इन्हें रोक रहे हो. तो गांधी जी ने अपने एक संस्करण में, अपने एक यंग इंडिया नाम के पेपर के अंदर ये बात कही थी, जो कि 1931 में पब्लिश हुई थी. सो इसके
इन्होंने ये सारी बातें कही। एंड जब हमारा कंट्री आजाद हुआ तो हमारे कंट्री के अंदर सभी को वोटिंग राइट्स दिए गए। और अगर किसी कंट्री के अंदर सभी इंसान को वोटिंग राइट्स दिए जाए तो उसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी कहा जाता है, कि उस कंट्री ने सभी को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी दे रखी है। सो दिस इज ऑल अबाउट वोटिंग राइट्स। इसको पढ़ लेते हैं एक बार और समझ लेते हैं। So what happens in their earliest form, government allowed only men who owned property and were educated to vote. तो पहले टाइम में क्या हो रहा था, उन्हीं लोगों को, सिर्फ मेन को ही क्या थे, वोटिंग राइट्स थे। और उन्हीं मेन को वोटिंग राइट्स थे जो कि प्रॉपर्टी ओ करते थे या फिर जो लोग एजुकेटेड थे। प्रॉपर्टी भी ओ करना चाहिए और एजुकेशन भी होना चाहिए, तभी वो क्या करेंगे, वोट देंगे। फिर जब गांधी जी ने ये भाषण दिया, हमारी गवर्नमेंट आजाद हुई, तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, एक यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का निर्माण किया, यानी कि हर किसी को वोटिंग राइट्स दिए। और इसके तहत जो भी इंसान 18 साल का है वो वोट कर सकता है, रिस्पेक्ट ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, इकोनॉमिक स्टेटस, जेंडर, वो वोट कर सकता है अगर वो 18 साल का है। सो a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchisee। तो एक गवर्नमेंट अपने आप को तब तक डेमोक्रेटिक नहीं कह सकती जब तक वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी ना घोषित कर दे, ना अपने कंट्री के अंदर लागू कर दे। और इस यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के अंदर हर कोई जो कि 18 साल का है वो वोट कर सकता है। और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे इंडिपेंडेंस के बहुत सालों बाद ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी लागू की गई थी। सो आपकी जो बुक है उसके अंदर भी कुछ राष्ट्र के नाम दिए हुए हैं, कुछ कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं जहाँ पे विमेन्स को सफरेज मूवमेंट चलाना पड़ा था अपना वोटिंग राइट मांगने के लिए। बट इंडिया बहुत लकी था, इंडियन वुमेन वर लकी कि उन्हें 1947 के अंदर उनका वोटिंग राइट ठीक उसी समय मिल गया जब सभी मेंस को वोटिंग राइट्स मिले थे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट video with a new topic, and that is exercise of this chapter. So see you in the next video. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.